हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई में भी बिजी होंगे। आज का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो है आपका चैप्टर 10 यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ओके बच्चों, तो ये जो चैप्टर है ये है आपका लगभग 5 मार्क्स का, 5 अंक का। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर का अध्ययन करने के बाद हम अपने ये 5 जो अंक हैं, ये जो चैप्टर आपका 5 नंबर का आने वाला है ना, हम इन मार्क्स को सिक्योर जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस पाठ के अध्ययन की। ओके, अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। आपने अक्सर ये शब्द जरूर सुना होगा, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, है ना। देखिए, पिछले जो चैप्टर हमने पढ़े थे अध्याय 8 और 9, हमने इसमें पढ़ा था वस्तुओं की गति के बारे में, या बल को गति के कारक के रूप में हमने इस अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा था, ये भी अध्ययन किया था कि वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए हमेशा हमें एक बल की जरूरत होती है। ठीक है, जब किसी भी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी की ओर गिरती है। आपने देखा होगा, कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं, वो ऊपर नहीं जाती बल्कि वो पृथ्वी की ओर आती है। ठीक है, सभी ग्रह आपको पता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन सभी अवस्थाओं में या वस्तुओं पे या ग्रहों पे या चंद्रमा पर जो लगने वाला कोई तो बल होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तथ्य को समझा और उन्होंने कहा इन सभी के लिए एक ही बल जिम्मेदार है और वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों, इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, गुरुत्वाकर्षण। हम सभी को पता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा आपका एक सैटेलाइट है और पृथ्वी आपका ग्रह है, तो वो उसके चक्कर लगाता है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई तक तो ऊपर जाती है, लेकिन फिर वो नीचे की ओर गिरने लगती है। और ऐसा कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन पर एक सेब गिरा। ठीक है, और सेब के गिरने की जो क्रिया है उससे न्यूटन को सोचने पे मजबूर कर दिया, प्रेरित कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या ये चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थिति में यही बल लग रहा है? तो फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही बल लग रहा है, दोनों अवस्थाओं के लिए एक ही जो बल है वो जिम्मेदार है। तो उन्होंने फिर तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः ये अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, तभी तो ऐसा होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरते हुए नहीं दिखता है। ओके, तो चलिए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं, उस पर हम पुनर्विचार करते हैं। तो देखिए, इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है, धागे का एक टुकड़ा लेना है और इसके सिरे से एक छोटा सा पत्थर बांधना है। फिर धागे के दूसरे सिरे को पकड़ना और पत्थर को इस तरह से जो वृत्ताकार पथ में घुमाना, जैसे कि आपको इस चित्र में दिया गया है जो अगले पेज पे है आपके। देखिए चित्र में कैसे जो बच्चा है वो धागे से बंधे पत्थर को घुमा रहा है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पे। अब पत्थर की गति की दिशा को आपने देखना है और धागे को छोड़ दीजिए। अब फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखना। तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से क्या कर रहा था, वो उस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा था। ठीक है, और हर बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। तो दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन और त्वरण ये दोनों ही शामिल है। जिस बल के कारण ये त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इस बल को कहते हैं अभिकेंद्र। जो बल आपका कहाँ लगता है, जो बल आपका लगता है
आपके केंद्र की ओर, वो है आपका अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और ये सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण ही है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है और यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। ये देखा गया है कि जो गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं दिख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, सेब जो है वो भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। लेकिन गति के दूसरा नियम अगर आपको याद हो तो उसके अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा अगर हम सेब के द्रव्यमान को ऑब्जर्व करें तो उसका द्रव्यमान क्या है, उन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो सेब तो कुछ भी नहीं है, उसका जो द्रव्यमान है नगण्य है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं दिखते। ठीक है, तो इसी तर्क का विस्तार जानने के लिए पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता, अब आपका ये पता चल चुका है। ठीक है, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति जो तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रह के बीच एक बल विद्यमान है। ठीक है, तो इन तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि इस विश्व में जितने भी पिंड हैं वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच का ये जो आकर्षण है वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, चलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का हर एक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ठीक है, तो यहां से देखिए आप क्या कह सकते हैं, जो बल है वो क्या है, 2m जो है द्रव्यमान, दो जो पिंड है उनके द्रव्यमान का गुणनफल है। ठीक है, d स्क्वायर क्या है, उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग। ठीक है, मान लीजिए m यानी कि जो आपका बड़ा है मैं कैपिटल M और छोटा m द्रव्यमान के दो पिंड हैं, A तथा B एक दूसरे से कितनी दूरी पे स्थित है, d दूरी पे, और मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच का जो आकर्षण बल है वो है कितना, F है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, और तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब देखिए क्या है, F बराबर 1/d स्क्वायर। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए जो बल है आपका वो क्या है, ये क्रमानुपाती है किसके, दोनों जो दो पिंड हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के। ठीक है, और ये व्युत्क्रमानुपाती है बल उनके बीच की दूरी का जो वर्ग है। ठीक है, अब अगर हम ये एक समीकरण, ये दो समीकरण, दोनों ही समीकरणों को अगर हम देखें तो हम क्या प्राप्त करेंगे, आपका आ जाएगा जो F है यानी बल जो है वो क्रमानुपाती है m/m/d स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपका चिन्ह है क्रमानुपाती वो आपका क्या है, एक अनुपातिकता स्थानांक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे g m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो जहां पे g आपका है आनुपातिकता स्थिरांक और इससे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं।
वज्र गुणन करने पर समीकरण से आप क्या प्राप्त करेंगे? देखिए आप यहां से देखिए, जो हमारी समीकरण थी, देखिए ये हो जाएगा आपका एफ डी स्क्वायर जी एम एम, और जी निकालना है तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम और स्मॉल एम। ओके बच्चों, देखिए ये समीकरण आपको यहां से दी गई है। अच्छा, अब इस समीकरण में जो ये आपकी अभी जो समीकरण हमने निकाली है में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें जी के एसआई मात्रक प्राप्त होंगे, जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हेनरी कैवेंडिश ने एक बहुत ही सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। तो जी का जो वर्तमान मान्य है, मान्य मान जो है अभी, वो है आपका कितना, देखिए, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, और आप अपने तथा अपने आपके समीप जो मित्र आपका बैठा है, जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, समीप जो आप बैठा है, आप अपने और उनके बीच में लगने वाले मान का अभिकलन कर सकते हैं, और फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस बल का अनुभव क्यों नहीं कर पाते। ओके, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, आपको उतना दिया गया है, और चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, मतलब ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम। अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी डी है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का आपको परिकलन करना है। और देखिए जी की वैल्यू आपकी हमेशा दी रहेगी आपको। ठीक है, ये आपका जो है बड़ा जी है। तो देखिए आपके पास कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, और उनके बीच की दूरी जो है किलोमीटर में दे के आपने इसको मीटर में चेंज करनी है, तो जो आपके पास इतना आएगा। फिर समीकरण जो 10.4 था, उस समीकरण के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है ना, इस पे आप इन सब की वैल्यूज रखेंगे। इन सब की वैल्यू रखने के बाद आपके पास बल आ जाएगा, जो है आपका इतना न्यूटन। ओके बच्चों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। अभी जो आपको मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है, वही आप इसमें लिखेंगे। ओके बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। अच्छा ठीक है, हमने नियम के बारे में पढ़ लिया, अब इसका महत्व क्या है। देखिए बहुत सारी ऐसी परिघटनाएं होती हैं जिनका सफलतापूर्वक ये जो नियम है वो व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है मुख्य पतन। तो इसका जवाब जानने के लिए, इसका अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो आपको करना क्या, एक पत्थर लेना है और उसे ऊपर की तरफ फेंक दीजिए। क्या होगा, वो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, आपको तो पता है कि पृथ्वी जो है जितनी भी चीजें होती है सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तुएं क्या है, मुक्त पतन में है। ठीक है, तो क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? देखिए, गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी की आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें क्या कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है। ठीक है, और ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे g से निर्दिष्ट करते हैं, स्मॉल g से। ठीक है, और g का मात्रक भी वही है जो त्वरण का है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गति के दूसरे नियम से हमें ये पता है कि बल द्रव्यमान तथा बल जो है वो क्या है, द्रव्यमान
और त्वरण का गुणनफल। पता है ना आपको कि बल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। अब देखिए, मान लीजिए क्रियाकलाप जो 10.2 थी, 2 में पत्थर का द्रव्यमान m है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से जो चीजें गिरती हैं वो क्यों गिरती हैं, वो गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है। तो इसे क्या करेंगे हम, इसे हम g से निर्दिष्ट करते हैं। इसीलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण यानी कि जो F है द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F होगा आपका बराबर mg। यहाँ पे हम a की जगह लेंगे g, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अब आपके पास जो समीकरण 10.4 थी और 10.6 यानी 10.6 तो आपके पास ये आ गई समीकरण। अब आप दोनों से क्या प्राप्त करेंगे, हमने देखिए यहाँ पे जो पहले था 10.4 समीकरण में f था, ठीक है, लेकिन अब हम f की जगह यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, mg, क्योंकि f बराबर है mg, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास स्मॉल g जो है उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो d है वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, ठीक है, तो समीकरण ये जो आपकी 10.7 है में दूरी है d, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी, r के बराबर। और इस तरह से पृथ्वी की सतह पर इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए अब आपके पास क्या होगा, mg बराबर है g m इंटू एम अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से g की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या देखिए, ये m और ये m आपका कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल है, तो यहाँ से आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। तो पृथ्वी आपको पता है कि पूरी तरह से गोला नहीं है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है ध्रुवों में विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। और ज्यादातर कैलकुलेशंस के लिए पृथ्वी की सतह पर या उसके पास g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। कौन से समीकरण से, समीकरण जो आपको 10.10 में दी गई थी, 7 पे दी गई थी, ठीक है। चलिए गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण थी 10.9 यानी कि आपके पास ये जो समीकरण है, ठीक है, तो इसमें देखिए g m तथा r के मान हम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ये आपके पास है, नियतांक जो दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान ये है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ये। तो जब आप इनकी वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे तो आपके पास आएगा ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है आपके पास ये। ओके बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। अच्छा देखिए, ये समझने के लिए कि सारी चीजें जो हैं खोखली या ठोस हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, तो उसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। तो कागज की एक शीट या एक पत्थर आप ले सकते हैं और दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराना है, ठीक है। तो देखेंगे दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं या नहीं। हम देखते हैं, क्या देखेंगे आपकी जो कागज है धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है, मतलब पत्थर पहले पहुंचेगा और आपका जो कागज है वो देर से पहुंचेगा, जबकि हमने दोनों को एक साथ ही डाला था, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है प्रतिरोध के कारण। तो जो गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पे घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है, ठीक है। प्रतिरोध लगाने से फिर क्या होता है आपका, देखिए ये बात याद रखना, गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पे घर्षण के कारण वायु प्रतिशोध लगाती है। तो कागज पे जो लगने वाला आपका प्रतिरोध जो है पत्थर पे लगने वाले प्रतिरोध से ज्यादा होता है। तो इस प्रयोग को अगर आप कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से फिर नीचे गिरेंगे, ठीक है। अच्छा,
आपको ये पता है कि जब मुक्त पतन होता है तो मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। तो हमारे पास जो समीकरण 10.9 है उससे वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला ये त्वरण इसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी हो या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। तो एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग चीजों को गिराया। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी के निकट जो जी का मान है वो स्थिर होता है, मींस एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान्य रहेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक, अगर आपने जो पिछला जो चैप्टर पढ़ा था अध्याय 8, उसमें एक समीकरण थी आपकी, उस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक समीकरण आपके पास ये थी s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक समीकरण आपके पास ये थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे u आपको पता है, u और v क्या है, u है आपका प्रारंभिक वेग और आपका v होता है अंतिम वेग, और s आपका क्या है, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। ठीक है, तो इन समीकरणों का उपयोग करते समय अगर त्वरण जो है आपका वेग की दिशा में यानी कि गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे, त्वरण को ऋणात्मक हम तब लेंगे जब ये गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान रखा गया है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कि धरती पे टकराते समय कार की चाल क्या होगी, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, और धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए आपको समय दिया गया है कितना, 0.5 सेकेंड। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो था यानी जो u था वो है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि जो g है वो आपका दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या निकालना है, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यानी उसका अंतिम वेग। तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, at। v आपको नहीं पता, एक ही जगह आप क्या रखेंगे, देखिए एक ही जगह आप g रखेंगे तो हो जाएगा आपका 10 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका v आ गया। अब आपको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल आपकी क्या होती है, औसत चाल आपकी होगी जो आपके पास प्रारंभिक औसत चाल v प्लस u अपॉन आपका क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे आप। ठीक है, या u प्लस v कर लीजिए। औसत चाल आपके पास देखिए v आपके पास आया 5, u आपके पास था 0, इसे आप 2 से वो करेंगे, 5 अपॉन में 2 यानी आपके पास आ गया 2.5। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड आपकी औसत चाल आ गई। अब तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी क्या होगा, आप लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, s का मतलब क्या है कि दूरी। ठीक है, तो दूरी आपकी होगी हाफ at स्क्वायर। एक ही जगह आप क्या रखेंगे, बिल्कुल आप g रखेंगे। ठीक है, हाफ, एक ही जगह g का मान है 10, और समय आपके पास कितना है, समय आपके पास है 0.5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कट के हो जाएगा 5, और 0.5 का अगर आप वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.25। अब आप इसे 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा आपके पास, 1.25 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, दूरी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ये आपकी दूरी आ गई। तो धरती पे टकराते समय इसकी चाल
जो हमने निकाली वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा गया था कि 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या थी, तो औसत चाल हमने निकाली इतनी। और तीसरा हमसे पूछा गया था धरती से कगार की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी ऊंचाई है, 1.25 मीटर। ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने दूसरे उदाहरण का भी अभ्यास करना है। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। ओके, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, इसमें आपने मुक्त पतन की परिभाषा लिखनी है जो आपको अभी बताई गई थी। ओके, तो बच्चों हमने अभी ये आधा अध्याय पढ़ा है और आधा हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसका अभ्यास करते रहिए।